हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे शिक्षा और संस्कृति का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बाकी लग गया था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बाकी लग गया था, इसके बारे में जानेंगे। और महात्मा गांधी से पूछे जाने वाले इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं उसको बारीकी से जानेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी कर लीजिएगा और फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि इससे सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करने के बाद याद कर लें और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको अच्छे से बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, चूंकि ये भी महात्मा जैसे दिखते थे और इन्होंने भी महात्मा का उपाधि दिया था। किसको? गांधी जी को। ठीक है, ऐसे ही पूछ देगा अगर कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो आपको मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था कि अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपति। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोगों को याद है तो। फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग गौर से देखिएगा तो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है हृदय, यानी आध्यात्मिकता का ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, वो आत्मा से जुड़ा होता है, हृदय से जुड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, हृदय की शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं यहाँ पे, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था? यानी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जिसमें हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, जिसका सही आंसर है 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक। बहुत कम समय लेकर के जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में और उसके आंसर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको देखेंगे। और जो क्वेश्चन अगर एक आध छूट भी रहा है, लग रहा है आप लोगों को कि ये क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। आप लोगों को मैंने बुक जब पढ़ाया था डिटेल्स में, तो वहाँ पे अहिंसक प्रतिरोध के बारे में काफ़ी बारीकी से बताया था, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये शिक्षा और संस्कृति जो पाठ हम लोग पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं, उसी में ये लाइन था कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, जो कैद खाना के तरह कैद रहेगा। हम आज़ाद हैं, हमारा धर्म आज़ाद है और हम आज़ादी से रहेंगे। ये शिक्षा और संस्कृति में लिखित है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ये सबको पता होता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन? तो हरिजन नाम का एक पत्रिका था, उसी का संपादन गांधी जी ने किया था। फिर क्वेश्चन ये है कि शेक्सपियर जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। और इनका तुलना दिए थे गांधी जी, जब इनके बारे में हम पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, जब चैप्टर पढ़ रहे थे शिक्षा और संस्कृति, तो उसमें शेक्सपियर का, मिल्टन का, इन लोगों का बात आया था कि इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से क्या क्या दिखाने का प्रयास किया और कैसे अपने आप को लोगों के समक्ष रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, ये सबको पता होगा। और कितने तारीख को हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कितने तारीख को हुआ था। और महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु तिथि है, यानी जिस दिन इनका निधन हुआ था, उस तिथि को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, किस रूप में मनाते हैं, ये आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? तो शिक्षा और संस्कृति। आप लोगों को पता है शिक्षा और संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम आपको बताना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर। महात्मा गांधी जी का जन्म बता दिए हैं। महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। अगर आप लोग लेखक के बारे में अच्छे से याद रखें हैं तो पता होना चाहिए कि सत्य के साथ मेरे प्रयोगी, ये गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? तो महात्मा गांधी के ही विचारों को इस पाठ में लिखित रूप से हमारे सामने रखा गया है, उन्हीं के विचारों को हमारे समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है।
गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो गांधी जी हमेशा से ये मानते थे कि दस्तकारी या उद्योग, यानी हम एक ऐसा शिक्षा दे जिसमें से शिक्षा लेने के बाद से ही वो लड़का, वो व्यक्ति किसी उद्योग में लग सके, पैसा कमा सके, रोजगार कर सके। हमें उसी प्रकार का शिक्षा देना चाहिए और ये प्रयास भी करते थे। देखते हैं 2 क्वेश्चन और। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो सीधी सी बात है, महात्मा गांधी की रचना है। लेखक के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, महात्मा गांधी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है एग्जाम में। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। लगभग हमने 17 क्वेश्चन निकाले हैं। आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ और देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कितना बनता है, कैसा कैसा बनता है। और इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कि अहिंसक प्रतिरोध का गजाधि बढ़िया, सॉरी यहाँ पे गांधी जी हो जाएगा, इसको गांधी जी कर लेना, ठीक है। कि अहिंसा के प्रतिरोध का, यानी अहिंसा के प्रतिरोध के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा इसी को कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व ही हमें मिल जानी चाहिए, इसको याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना क्यों जरूरी है? तो उत्तर हो जाएगा कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका होता है, इसीलिए यह जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो इसका आंसर लिखेंगे शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और फटाफट नोट डाउन कर रहे होंगे। टोटल क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भी इसको चेक करेंगे और ऑनलाइन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने नोट डाउन कर लिया है और हम सब ने याद भी कर लिया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते थे? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे कि शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, क्योंकि असली चरित्र निर्माण करना ही उसका असली शिक्षा कहलाता है। शिक्षा एकमात्र साधन है हमारे नौकरी करने का, एक विकास करने का, एक ऊंचा पद लेने का, लेकिन चरित्र निर्माण एक ऐसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम सांसारिक जीवन के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं यहाँ पे कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? तो गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, यानी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, सामंजस्य वो रहनी चाहिए। हम संस्कृतियों के वजह से ही जाने जाते हैं। गांधी जी दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है ये संस्कृतियों के वजह से जाना जाता है। अगर आज कोई भी फॉरेनर आते हैं भारत में, कोई भी विदेशी यात्री आते हैं घूमने के लिए, तो वो उसी उद्देश्य से आते हैं कि यहाँ पे पुरानी संस्कृतियाँ, सभ्यता जीवित है और इनको देख के वो लोग कुछ सीखते हैं। अगर भारत से ये संस्कृति, ये सभ्यता, वो पुरानी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर धीरे धीरे आने वाले समयों में शायद वो विदेशी यात्री, शायद वो फॉरेनर्स, टूरिस्ट भारत में बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि उनको जो संस्कृति और सभ्यता देखना था वो कहीं ना कहीं भारत से भी विलुप्त हो गया। चूँकि विदेशों से विलुप्त हो गया है, इसीलिए उनको भारत आने का एक मौका भी मिलता है, एक उनके लिए ऑप्शन भी रहता है कि अगर हमको संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ सीखना है तो भारत से सीखना चाहिए और भारत में भ्रमण करना चाहिए। तो ये कम हो जाएगा, इसीलिए गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्यों को आवश्यक मानते हैं। यानी इसका आंसर जब लिखेंगे कि क्यों मानते हैं ऐसा कि ट्रांसलेट करना चाहिए किसी भी बुक को, तो लिखेंगे कि गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अगर हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हिंदी आता है, तो अगर भाषा अनुवाद करके अगर हमको हिंदी में मिल जाए तो काफ़ी आसानी से अच्छे अच्छे बातों को हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। गांधी जी इसीलिए वही चीज़ कह रहे हैं कि किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परमावश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। गांधी जी ये भी जिक्र किए थे कि हमारा चलता तो हम एक ऐसा टीम बनाते और कुछ लड़कों को जो काफ़ी इंग्लिश के जानकार हैं उनको हम ये कहते कि जितनी भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके और हिंदी के साथ साथ ऐसे भाषा में ट्रांसलेट करना है जो हमारा लोकल का भाषा हो, जिसके माध्यम से हम आसानी से उस कविता को, उस कहानी को, उस किताब को आसानी से पढ़ के समझ सकें और उससे सीख ले सकें। ये गांधी जी का ऐसा मानना था कि ऐसा करना चाहिए, ये उचित है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। ये सिंपल सी बात है। अगर आप लोग खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपने संस्कृति के बारे में जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा वो दूसरे संस्कृति के बारे में ना सोच सकता है, ना कद्र कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। वही कह रहे हैं कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। अगर हम खुद के लोगों का आदर नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को कैसे आदर सम्मान दे सकते हैं। ये सीधी सी बात आप लोग समझ सकते हैं। हर किसी के साथ ऐसा दिखता है, सोचते हैं हम लोग। तो फिर वही बात है कि अपने संस्कृति का जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो दूसरे के संस्कृति का रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकता। यानी पहले अपनी संस्कृति को समझो और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं होनी चाहिए। यानी पहले हमें अपने संस्कृति को समझना है और फिर सामने वाले के संस्कृति को समझना है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यानी हर किसी की अपनी संस्कृति रत्न भंडार से भरी हुई है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जितनी संस्कृति भारत की रत्न भंडार से भरी हुई है उतनी विदेशों की अन्य कोई भी संस्कृतियां रत्न भंडारों से भरी हुई नहीं है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति के संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। यानी यहाँ के संस्कृतियों से तभी विदेशों के और भी देशों की संस्कृतियों वाले लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषा से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट करें। गांधी जी के लिए अब फिर से यहाँ पे बात करेंगे कि गांधी जी क्यों ऐसा कहते थे। तो गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर, यानी अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अगर हम अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाएं तो हम बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं। ये राय गांधी जी का है और था। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कुपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए। यानी हम दूसरे संस्कृतियों से जो सीख सकते हैं उसको हम छोड़ेंगे तो भी दिक्कत में पड़ेंगे। जो सीखने के लिए मिल रहा है उसको सीखें, और जो हम सिखाना चाहते हैं या फिर हमसे जो कोई दूसरा सीख सकता है उसको भी हम सिखाने का प्रयास करें। अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा संस्कृति को भी जीवन से युक्त करें, तभी जाके हमारा विकास संभव है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम्य उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो देखते हैं इसका आंसर, कताई और धुनाई
जैसे ग्राम उद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हों या हैं। इस कताई धुनाई के बारे में, ग्राम उद्योग के बारे में, सबके बारे में हमने कहानी में अच्छे से बात किया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि हाँ, ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए ही हैं, उन्हीं पॉइंट्स को उठा उठा करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अस्वस्थ अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रश्न उत्तर आप लोग नोट डाउन भी किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी स्टूडेंट को भी बता दें कि बहुत ही जल्द ऑनलाइन इंग्लिश का, हिंदी का, सब चीज़ का बैच स्टार्ट होने वाला है। फ्री में क्रैश कोर्स कराया जाएगा आप लोगों को। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बहुत ही कम फी में क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए फटाफट शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों को बता दीजिए कि वीडियो आ गया है, फटाफट सब कोई क्वेश्चन आंसर लिख लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।